जिंदगी में मुश्किलें आती हैं और इंसान जिंदा रहने से घबराता है। न जाने कैसे हजारों कांटों के बीच रहकर एक फूल मुस्कुराता है। नमस्कार, सी न्यूज भारत के खास प्रोग्राम खबरें अब तक में मैं अखिलेश पांडे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कहानी उस मां की जिसका बेटा है देश की शान। फिर बताएंगे कि कैसे दुनिया में खेल जगत ने आज बहाए आंसू, और उसके बाद रुख करेंगे राजनीति की ओर और बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की यात्रा की काट दी रस्सी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। बाघों के साथ साथ तराई में होगा हाथियों का भी आशियाना, योगी सरकार ने दी एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व अब सिर्फ बाघों के लिए नहीं बल्कि हाथियों के लिए भी पहचाना जाएगा। तराई के जंगलों में अब बाघों के साथ हाथियों का भी प्राकृतिक संरक्षण होगा। गाजियाबाद में एक ही शख्स पर ब्लैक और व्हाइट फंगस का डबल अटैक। अप्रैल 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ब्लैक फंगस के हजारों मामले सामने आए थे, जिसके बाद सरकार ने इसे महामारी घोषित किया था। इसके साथ ही व्हाइट और येलो फंगस के मामले भी सामने आए थे। पंत की अच्छी सेहत के लिए सोशल मीडिया पर आई दुआओं की बात। आज सुबह करीब 5:30 बजे पंत का रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के पास एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद पंत को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उनके पैर में गंभीर चोट बताई है। डॉक्टर्स के अनुसार पैर की प्लास्टिक सर्जरी भी की जाएगी। सरकार ने दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर लगाई रोक। ये रोक दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर लगाई गई है। केरल में पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। हिंसक गतिविधियों से जुड़े मामले में एक वकील को किया गया गिरफ्तार। केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं आज की वायरल वीडियो के बारे में। आज का दिन काला शुक्रवार साबित हुआ है। आज सुबह पीएम मोदी की माता का देहांत हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट का चमकता हुआ सितारा भी टूटते टूटते बाल बाल बचा। आज सुबह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के जरिए रुड़की अपने घर जा रहे ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। भीषण दुर्घटना के बाद भी ऋषभ पंत ने अपने जज्बे का परिचय दिया। खुद को बचाने के लिए मर्सिडीज का विंड स्क्रीन तोड़ा और बाहर निकले, जिसके बाद लोगों ने भी उनकी मदद की। इसके बाद डिवाइडर पर पड़े हुए दिखाई दिए ऋषभ पंत, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पहले तो आप भी देखिए ये वायरल वीडियो। ये देखो भाई, यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है। आज के हादसे के बाद ऋषभ का बच जाना उनकी जीवटता को जाहिर करता है। हालांकि उनके हादसे से क्रिकेट वर्ल्ड में कोहराम मचा हुआ है। क्रिकेटर्स से लेकर फैंस तक अपने हीरो की सलामती के लिए दुआ मांगी जा रही है। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक सीरीज जीत के हीरो को पंत को माना जाता है। टीम इंडिया का भावी कप्तान भी उन्हें माना जा रहा है। लेकिन अब इस हादसे से उनके फैंस भी दुखी हैं और अपने हीरो के लिए दुआ कर रहे हैं। ऐसे में हमारी भी दुआ है कि देश का ये सितारा जल्द ही सही होकर वापस मैदान पर लौट आए। फिलहाल इसी के साथ हम रुख करेंगे हमारी पहली खबर की ओर। एक माँ का अपने बच्चे के साथ रिश्ता शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो स्नेह असीमित होता है। साधु संत भी कहते हैं कि माँ धरती पर ईश्वर का रूप होती है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन का निधन हो गया। 2 दिन पहले जैसे ही माँ के बीमार होने की खबर मिली थी, मोदी दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच गए थे। आज तड़के उनका ट्वीट आया कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। दरअसल पीएम मोदी सुबह होते होते गांधीनगर पहुंच चुके थे। मां को अंतिम विदाई देते समय वो भावुक हो गए। मां के चरणों को छुआ, नमन किया। जिसने भी ये तस्वीरें देखी, आंखों से आंसू छलक गए। पीएम मोदी का अपनी मां से रिश्ता ही कुछ ऐसा था। और देखा जाए तो हीराबेन का संघर्ष ही था कि आज देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा सियासी चेहरा मिल पाया। हीराबेन जैसी महिलाएं जीवन में संघर्ष को ताकत बना लेती हैं। देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कि कैसे
हीरा बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को अपने जीवन का संघर्ष उनकी मां ने समर्पित कर दिया और सभी को सौंप दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहानी एक ऐसी माँ की जिसका बेटा आज देश की शान है, जिसकी संघर्ष की कहानी हर किसी की जुबान पर है। एक ऐसी माँ जिसने अपनी मेहनत और खुददारी से बनाई पहचान। हीराबा 100 साल की जिंदगी, 6 बच्चों की परवरिश और एक माँ का संघर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये नाम आज देश तो क्या पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस नाम के पीछे की असली ताकत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन रही हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया। उन्होंने इसी साल जून में अपने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश किया था। उनका जन्म 18 जून 1923 को मेहसाणा में हुआ था। हीराबेन की शादी दामोदर दास मूलचंद मोदी से हुई थी। दामोदर दास उस वक्त चाय बेचा करते थे। हीराबेन और दामोदर दास की 7 संतानें भी हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर थे। हीराबेन और दामोदर दास की दूसरी संतानें अमृत मोदी, पंकज मोदी, प्रहलाद मोदी, सोमा मोदी और बेटी वसंती बेन हंसमुखलाल मोदी हैं, जिन्हें शायद दुनिया ना जानती हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम इस वक्त दुनिया का हर इंसान शायद जानता ही होगा। आज हीराबेन के निधन के बाद देश का हर व्यक्तित्व उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। केवल इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनकी शख्सियत से हर कोई प्रभावित रहा है। हीराबेन ताउम्र संघर्षशील महिला रही। पीएम मोदी कई बार अपनी मां के संघर्षों का भावुक अंदाज में जिक्र भी कर चुके हैं। साल 2015 में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने अपनी मां के संघर्षों को याद किया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी के निधन के बाद मां गुजारा करने के लिए, पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थी और पानी पीती थी। तब मां की तकलीफों को याद करते हुए पीएम मोदी भावुक होकर रो भी पड़े थे। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने भी हीराबेन के 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में अपनी मां के जीवन के संघर्ष की कहानी को साझा किया था। प्रहलाद मोदी ने बताया था कि उनकी मां जब मात्र 6 महीने की थी, तब उनकी नानी उन्हें छोड़कर चल बसी थी। उनका संघर्ष तो इतिहास जानता है। प्रहलाद मोदी ने इस बात का भी खुलासा किया था कि उनकी नानी के गुजर जाने के बाद उनके नाना ने दूसरी शादी कर ली थी। फिर उनसे जो बच्चे हुए, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी हीराबा पर आ गई। वो बताते थे कि उनकी मां छोटी उम्र में ही मां बन चुकी थी। भाग्य को इससे भी संतोष न था, जिसके बाद नाना जी की दूसरी पत्नी भी गुजर गई और फिर उन्होंने तीसरी शादी की, जिससे उनके बच्चे हुए। उनका भी जिम्मा हीराबेन पर ही आ गया। फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी पाला और इसके बावजूद उन्होंने जिंदगी से कभी शिकायत नहीं करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के घर में गरीबी का जो आलम था, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें अपने बच्चों को सप्ताह में 5 दिन कढ़ी और बाजरे की रोटी खिलानी पड़ती थी। कढ़ी में थोड़ा बेसन डाला जाता था। छाछ उस वक्त मुफ्त मिला करती थी। इसमें एक बैंगन भी डाला जाता था और फिर इसी को पूरा परिवार खाता था। माँ के पास परिवार का पूरा अर्थशास्त्र था। वो जानती थी कि 1 रुपया, 5 रुपया या फिर बिना पैसे के पूरा घर कैसे चलाना है। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि हीराबा सभी तरीके के घरेलू उपचार जानती थी। वडनगर के छोटे बच्चों और महिलाओं का इलाज किया करती थी। कई महिलाएं अपनी परेशानी दूसरों को बताने के बजाय हीराबा को बताती थीं। वो बताते थे कि उनकी मां अनपढ़ जरूर थी, लेकिन पूरा गांव उन्हें डॉक्टर कहता था। पिछले कुछ समय से हीराबेन अपने बेटे पंकज मोदी के साथ गुजरात के गांधीनगर में रहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के साथ इसी साल 4 दिसंबर को मिले थे, जब वो गुजरात चुनाव प्रचार के सिलसिले में राज्य में थे। तबीयत खराब होने के बाद भी नरेंद्र मोदी अपनी मां से बुधवार को मिलने गए थे।
हीराबेन के निधन के साथ ही पीएम मोदी की जिंदगी का एक भावुक अध्याय आज बंद हो गया है। वो अध्याय जहां एक संतान मां के आंचल में लिपटकर मां की ममता को महसूस करता है। मां हीराबेन के अंतिम संस्कार में पीएम नरेंद्र मोदी बाहर से बेहद सख्त दिखे। उनके जहन में भले ही मां की याद कौंध रही हो, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता और संबल बरकरार था। भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा होगा और पीएम मोदी अपनी आंखों में उसका समंदर बांध खड़े थे। पीएम मोदी की प्रबलता आज साफ दिखाई दे रही थी। आज उन्होंने अपनी मां को अलविदा जरूर कहा है, लेकिन उनकी यादों की ताकत खुद के साथ बांध कर रखी है। इसीलिए उन्होंने कर्म को सबसे आगे रखा है। मां की मौत के बाद भी वो अपनी बैठकें जारी रखेंगे, क्योंकि अपनी मां की तरह उनका भी मानना है कि कर्म ही धर्म है। देखा जाए तो हीराबा को अक्षर का ज्ञान नहीं था, फिर भी जो शिक्षा, जो नजरिया, जो जीवन शैली हीराबा ने जीकर दिखलाया है वो दुर्लभ है। कभी गहनों की तरफ आकर्षण नहीं रहा। हीराबा के नाम कोई भी संपत्ति कभी नहीं रही। पूजा पाठ, परोपकार और आस्था के बीच अपनी गति से वो जीवन को जीती रही, मगर कभी अंधविश्वास को वर्ण नहीं किया। इसीलिए शायद एक मां के परोपकारी और निश्चल स्वरूप में हमेशा जिंदगी जिंदा रहेगी। फिलहाल इसी के साथ हम रुख करेंगे अगली खबर की ओर। फुटबॉल के जादूगर कहे जाने वाले पेले अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 82 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। पेले एक ओर जहां फुटबॉल के मैदान पर कमाल करते थे, तो वहीं वो अपने जमाने के सबसे महंगे खिलाड़ी भी थे। फुटबॉल खेलना अगर कला है तो पेले से बड़ा कलाकार शायद दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ। 3 विश्व कप जीतकर और 784 मान्य गोल और दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने पेले उपलब्धियों की एक महान गाथा छोड़कर विदा हो चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कहानी खेल जगत के ब्लैक पर्ल की। फुटबॉल के राजा अलविदा, नहीं रहे फुटबॉल के द किंग पेले। कभी फुटबॉल खरीदने के नहीं थे पैसे, फिर बने फुटबॉल किंग। फुटबॉल के ब्लैक पर्ल की कहानी। पेले, ये एक ऐसा नाम जिसने फुटबॉल की पूरी सूरत बदल कर रख दी। इस महान खिलाड़ी ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया है। ब्राजील के इस लेजेंड के निधन पर भारत में भी गम का माहौल है। यहाँ भी उनके करोड़ों फैंस हैं जो उनके एक झलक पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। पेले का भारत से भी गहरा कनेक्शन रहा है। वो 2 बार भारत दौरे पर आ चुके हैं और एक बार पेले ने कोलकाता में मोहन बागान के खिलाफ मैच खेला था, जबकि दूसरी बार भी ये पश्चिम बंगाल ही आए थे और यहाँ दुर्गा पूजा में शामिल हुए थे। लेकिन अब कड़वी सच्चाई ये भी है कि ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले दुनिया से रुखसत हो गए हैं। साओ पाउलो के अल्बर्ट आइंस्टीन अस्पताल में एक बयान के मुताबिक कोलन कैंसर के चलते गुरुवार को पेले के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके चलते उनका निधन हो गया। पिछले हफ्ते जब अस्पताल ने कहा था कि कैंसर बढ़ने के साथ उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तब से ही अनहोनी की आशंकाएं फैंस के मन में उठने लगी थी। आज ज्यादातर फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलने वाले पेले को दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर कहना गलत नहीं होगा। पेले जैसा खिलाड़ी शायद ही आने वाली सदियों तक पैदा हो। पेले का ओरिजिनल नाम एंडरसन एरेंटेस डो नासिमेंटो था, लेकिन शानदार खेल के चलते उन्हें कई दूसरे नामों से जाना जाता था। पेले को ब्लैक पर्ल, किंग ऑफ फुटबॉल, किंग पेले जैसे कई सारे निकनेम मिले थे। पेले अपने जमाने के सबसे महंगे फुटबॉलर्स में से एक थे। पेले की पुरानी जिंदगी में अगर जाए तो पेले का जन्म 23 अक्टूबर सन 1940 को ब्राजील के मिनास गोराइस में हुआ था। पेले अपनी माता पिता की 2 संतानों में सबसे बड़े थे। उनके पिता डोन डिनो भी क्लब लेवल पर फुटबॉल खेला करते थे।
वैसे इस दिग्गज फुटबॉल का निकनेम पहले डिको था, लेकिन स्थानीय फुटबॉल क्लब के एक गोलकीपर बिले की वजह से वो पेले के नाम से जाने जाने लगे। दरअसल बचपन में डिको यानी कि पेले को कई मुकाबलों में गोलकीपर की भूमिका भी निभानी होती थी। जब वो शानदार बचाव करते थे तो उन्हें फैंस दूसरे बिले कहा करते थे। देखते ही देखते ये नाम पेले में बदल गया। साओ पाउलो में बड़े होने के दौरान पेले ने गरीबी के दिन भी देखे। हालांकि उनके पिता ने वो सब कुछ सिखाया जो एक फुटबॉलर को सीखना चाहिए। पेले फुटबॉल नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो कई बार कागज के भरे मोजे से फुटबॉल खेला करते थे। यही नहीं, पेले ने स्थानीय चाय की दुकानों में वेटर के रूप में भी काम किया। पेले ने अपनी युवावस्था में इंडोर लीग में खेला और आखिरकार 15 साल की ही उम्र में वो सेंटोस एफसी द्वारा साइन कर लिए गए। इसके बाद पेले ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 16 साल की उम्र में ही पेले ने ब्राजील लीग में टॉप स्कोरर बनाकर तहलका मचा दिया था। इसके बाद पेले को जल्द ही ब्राजील ने नेशनल टीम में खेलने का न्योता दे दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पेले को एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया था ताकि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे विदेशी क्लब के लिए वो हस्ताक्षर न कर पाए। देखा जाए तो पेले का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 7 जुलाई 1957 को माराकाना में अर्जेंटीना के खिलाफ था, जहां ब्राजील को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच में उन्होंने 16 साल और 9 महीने की उम्र में ब्राजील के लिए अपना पहला गोल किया। इसके साथ ही वो अपने देश के लिए सबसे कम उम्र के गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 1958 की बारी आई और यहाँ पेले ने कमाल कर दिया। 1958 के उस वर्ल्ड कप के जरिए ब्राजील पहली बार चैंपियन बना, तो उसमें 17 साल के पेले की अहम भूमिका रही। पेले ने सेमीफाइनल्स में फ्रांस के खिलाफ 5-2 की शानदार जीत हैट्रिक बनाई। फिर स्वीडन के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने 2 गोल दागे। कुल मिलाकर पेले ने उस वर्ल्ड कप में 6 गोल दागे, जिसके लिए उन्हें बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड भी मिला था। पेले ने इसके बाद 1962 और 1970 में भी ब्राजील के लिए विश्व कप जीता। अब तक उससे ज्यादा वर्ल्ड कप किसी के पास नहीं है। पेले के नाम इस वक्त 1000 से भी ज्यादा गोल शुमार है। पेले अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे, क्योंकि उन्होंने 3 शादियां की थी। देखा जाए तो पेले ने जिस तरीके से फुटबॉल की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है, वो हर खिलाड़ी के लिए संभव नहीं होता है। पेले जैसा खिलाड़ी एक दशक के बाद पैदा होता है और वो रिकॉर्ड्स तोड़ता है जिन्हें बना पाना दूसरों के लिए नामुमकिन हो। अब पेले जैसा खिलाड़ी दुनिया को फिर कभी मिल पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पेले के पैरों की कारीगरी के विरोधी और मुरीद दोनों इस दुनिया में थे। फुटबॉल के चाहने वालों की यादों में हमेशा ब्राजील की पीली 10 नंबर की जर्सी में पेले की छवि हमेशा जिंदा रहेगी। दुनिया के महान फुटबॉलर पेले अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका खेल, उनका संघर्ष, उनकी सीख लोगों को जीवन में आने वाली हर कठिनाई से लड़ने में मदद करेगी। पेले ने कहा था कि अगर सच्ची लगन से कोई काम किया जाए तो हर मुश्किल से मुश्किल काम को भी हासिल किया जा सकता है और कामयाबी को पाया जा सकता है। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया था पेले ने वर्ष 1958 के फुटबॉल विश्व कप में। आज आलम ये था कि पेले से हर कोई प्यार करता है, और आज ये आलम है कि उनका जाना सभी को रुला चुका है। कहते हैं कि लाख दिग्गज आते हैं, लाख जाते हैं, लेकिन कुछ अपनी छाप हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। और इसीलिए ये तो मानना ही पड़ेगा कि पेले जैसा खिलाड़ी न कभी हुआ और न कभी होगा। इसी के साथ हम रुख करेंगे हमारी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के साथ अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी यूपी में 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। 3 दिनों तक ये यात्रा यूपी में रहेगी। यात्रा के दौरान विपक्षी दलों को एक पाले में लाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई, लेकिन कोई भी दल उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के साथ कदम ताल करता हुआ दिखेगा ही नहीं। तमाम विपक्षी दल राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कन्नी काट रहे हैं, और तो और कभी कांग्रेस को साथ लेकर चलने वाले अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस और बीजेपी का भाई भाई दोनों को बोल दिया है और दोनों से ही कन्नी काटी है। देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कि अचानक से अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर सियासी तीखी मिर्ची क्यों बरसाई। यूपी में 1 लाख चलेंगे राहुल। भारत जोड़ो यात्रा से अखिलेश यादव ने बनाई दूरी।
अखिलेश बोले बीजेपी कांग्रेस एक जैसी। अखिलेश का कांग्रेस पर तीखा अटैक क्यों? क्या है इसके मायने? भारत जोड़ो यात्रा से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कल खुद को अलग कर लिया। अब ये और भी ज्यादा साफ हो गया है कि अखिलेश राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन यात्रा में शामिल नहीं होने के मौके पर उन्होंने टिप्पणी काफी सख्त की है, जिसके दूरगामी राजनीतिक नतीजे हैं। अखिलेश के ताजा बयान की समीक्षा काफी जरूरी है। राहुल गांधी यात्रा के साथ 3 दिसंबर को यूपी में प्रवेश करने वाले हैं। इसी बीच यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा से खुद को अलग करते हुए कल यानी कि गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी की एक अलग विचारधारा है, बीजेपी और कांग्रेस एक है। ये यात्रा से है, हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है जो 3 जनवरी को यूपी में आने वाली है। अखिलेश ने पत्रकारों से कहा कि अगर आपके फोन पर निमंत्रण आया हो तो कृपया मुझे भेजें। हमारी संवेदनाएं उनकी यात्रा के साथ है, मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है। हाल ही में कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बीएसपी प्रमुख मायावती और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। मीडिया के जरिए कांग्रेस के निमंत्रण की खबर जब फैली तो सपा और आरएलडी के प्रवक्ता के बयानों में कहा गया कि अखिलेश और जयंत चौधरी के उस दौरान व्यस्त कार्यक्रम है, इसीलिए वो यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। बीएसपी के सूत्रों ने कहा कि मायावती भी यात्रा में शामिल नहीं होंगी। वैसे भी मायावती का रुख हमेशा कांग्रेस विरोधी रहा है, तो उनके आने की संभावना वैसे भी कम थी। अखिलेश के बयान का मतलब क्या है, ये समझना काफी जरूरी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान से ये साफ हो गया है कि उन्हें राहुल गांधी का व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं मिला या कांग्रेस के किसी जिम्मेदार नेता ने व्यक्तिगत रूप से आकर उन्हें आमंत्रित नहीं किया। अखिलेश के नहीं आने की वजह से जयंत चौधरी ने भी खुद को पीछे कर लिया, क्योंकि जयंत की पार्टी रालोद सपा के साथ ही बंधी हुई है। लेकिन अखिलेश के बयान के कुछ और मायने भी हैं। 2024 का आम चुनाव अब नजदीक आ गया है। बीजेपी की अब सारी तैयारी 2024 के लिए हो रही है। यहाँ तक कि 2024 से पहले जिन 9-10 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उन्हें भी 2024 की रिहर्सल माना जा रहा है। यूपी में कांग्रेस फिलहाल हाशिए पर है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन लगातार खराब रहा है। 2019 में लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी और सपा बसपा रालोद गठबंधन को 15 सीटें मिली थी, जिसमें बसपा की 10 और सपा की 5 सीटें थी। अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन 2017 से काफी बेहतर था। बेशक वो सरकार नहीं बना सके, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई करिश्मा नहीं कर पाई, जबकि प्रियंका गांधी को यूपी विधानसभा चुनाव की कमान तक सौंप दी गई थी। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन को देखकर सपा, बसपा और रालोद को कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर लगी होगी कि अगर वो यूपी में कांग्रेस के मंच पर जाते हैं तो उनके मतदाताओं में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी पैठ न बना ले। इसीलिए अखिलेश ने कांग्रेस को बीजेपी जैसा बताकर किनारा कर लिया है। अखिलेश यादव यात्रा में शामिल होने से बचने के लिए कोई और भी बयान दे सकते थे, लेकिन उनका कांग्रेस बीजेपी को एक जैसा बताने का मतलब यही है कि वो कांग्रेस से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। यूपी में विपक्ष का चेहरा इस समय अखिलेश यादव बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से वो नाराज वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनके साथ राष्ट्रीय लोक दल भी अभी खड़ा है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी यूपी में 3 दिनों तक रहेगी, जो पश्चिमी यूपी पिछले करीब 2 सालों में सबसे अधिक चर्चा में केंद्र में रहा है। कारण किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस पंजाब की सत्ता से बाहर हो गई। ऐसे में अखिलेश यादव कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि वो भी इस यात्रा में शामिल हों और यूपी के लोग उनसे खफा हो जाएं। तो ये तो थी खबरें, अब तक की खास खबरें, लेकिन आज वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जाना सभी भारतवासियों को कहीं ना कहीं बहुत भावुक कर गया है, क्योंकि उन्होंने जिस मेहनत और जिस कठिनाई के साथ अपने बेटे को पाला है, वह वास्तव में सभी के लिए एक अदम्य उदाहरण है और एक अदम्य शक्ति का परिचायक है। इसके अलावा पेले का जाना भी इस दुनिया में खिलाड़ियों के लिए बहुत ही सदमे वाली बात है, क्योंकि वो भी एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में रहे हैं जिन्हें फुटबॉल का
खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कलाकार कहा जाता रहा है। इन दोनों दिग्गजों के जाने के बाद इस दुनिया में उनके पीछे की कहानी हमेशा हर किसी को प्रेरित करती रहेगी और कठिन से कठिन समय में भी मजबूती के साथ अपने कदमों को निरंतर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती रहेगी। फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ मैं अखिलेश पांडे आप सभी से अनुमति लेता हूं। मुलाकात होगी अन्य एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।